नमस्कार सभी को, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। गलत फहमी न तू पाल रख, जब तक हूं मुझे संभाल रख। ये भारतवासियों के लिए है 2 लाइन। उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक होंगे। सोनू सूद 20 करोड़ रुपए का टैक्स ना देने के जुर्म में उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। फिलहाल उनके ऊपर यह इल्जाम है कि उन्होंने 20 करोड़ रुपए का टैक्स नहीं दिया है। विस्तार से इसके ऊपर हम बात कर सकते थे, लेकिन हम विस्तार से बात ना करते हुए शॉर्टकट में समझा जाएंगे, क्योंकि हम ज्यादा वक्त उन हिंदुस्तानियों का नहीं लेंगे जो बड़े मसरूफ हैं। बहरहाल, भारत का सबसे बड़ा चोर सोनू सूद और भारत का सबसे बड़ा ईमानदार अडानी। बताया जा रहा है कि अडानी के बंदरगाह पे 3000 किलो ड्रग्स पकड़ी गई है। उसकी कीमत 9,000 से 21,000 करोड़ रुपए तक है। 9,000 करोड़ से 21,000 करोड़ रुपए तक उस ड्रग्स की कीमत है, और यह ड्रग्स अफगानिस्तान से आई है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अफगानिस्तान से ड्रग्स अडानी के बंदरगाह पे आई है, जिसकी कीमत 9,000 से 21,000 करोड़ के बीच है। और मैं आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि अफगानिस्तान में सरकार है तालिबान की। यानी तालिबान से अडानी के पता नहीं कौन से संपर्क हैं, कौन से क्या मसला है, इतना अच्छा बिजनेस चल रहा है भाई। ये बड़ी बात है कि एक बेहतरीन बिजनेस चल रहा है अडानी का। लोग सोचते हैं कि आखिर ये अडानी, अंबानी, ये बड़े बिजनेसमैन ये आसमान पे कैसे जाते हैं, बड़ी मेहनत करते होंगे साहब, ये बहुत तेजी के साथ आसमान पे चले जाते हैं, बहुत अच्छी बिजनेस। नहीं साहब, कैसे करते हैं, क्या करते हैं, ये आपको खबर नहीं होती। आपको पता है कि हर चीज प्राइवेट क्यों की जा रही है? अभी तो सिक्योरिटी जो आपके चेक पोस्ट लगती हैं, ये भी प्राइवेट होने वाली हैं। यानी अब आपको अडानी और अंबानी के वर्कर्स चेक करेंगे आपका लाइसेंस, आपकी गाड़ी वगैरह वगैरह, जो चेक पोस्ट होते हैं वो सब अब अडानी और अंबानी के लोग चेक करेंगे। यानी पुलिस नहीं चेक करेगी, यानी चेक पोस्ट भी प्राइवेट होगी। अब सोचिए कि जब चेक पोस्ट प्राइवेट होगी, बंदरगाह प्राइवेट होंगे, प्लेन प्राइवेट होंगे, ट्रेन प्राइवेट होंगी, बसें प्राइवेट होंगी, सारे यातायात के संसाधन सब प्राइवेट होंगे, तो उसके अंदर गाड़ी के अंदर क्या लाना है, प्लेन के अंदर क्या लाना है, ट्रेन के अंदर क्या लाना है, बंदरगाह पे क्या लाना है, एयरपोर्ट पे क्या लाना है, यह तय कौन करेगा? और जिसका प्लेन है, जिसका ट्रेन है, जिसके सारे यातायात के संसाधन हैं, वो क्या क्या नहीं लाएगा? ये प्राइवेट इसीलिए किया जा रहा है ताकि उनका बिजनेस आसमान छू सके। प्लेन में, ट्रेन में, हर तरह से, एयरपोर्ट से, रेलवे स्टेशन से, बंदरगाह से, हर तरह से 2 नंबर का धंधा ये करते रहें आराम से। ये सब बहुत बड़ा खेल है साहब। 9,000 से 21,000 करोड़ के बीच ड्रग्स, कंटेनर्स, पाउडर पकड़ा गया है। लेकिन मीडिया खामोश है, सरकार खामोश है। इतने में तो सरकार में आफत मच जानी चाहिए थी। एक बहुत भारी रकम कहलाती है ये। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आपके पास एक बार आपने इतनी पकड़ी है, तो सोचिए कि वो कितनी बार आदान प्रदान हो चुका होगा और आगे होता रहेगा। लेकिन खामोशी अख्तियार की गई है, सिर्फ सीधे उसी तरीके से जैसे 300 किलो आरडीएक्स वहां पर कैसे पहुंची थी, ये नहीं पता लग पाया।
बहरहाल चोर तो सोनू सूद है जिसने 20 करोड़ रुपए का टैक्स नहीं दिया। हां, आपको एक जानकारी और दे देता हूं। सोनू सूद का 20 करोड़ रुपया जो बताया जा रहा है, 18 पॉइंट कुछ करोड़ रुपया, यानी 18.5 करोड़ रुपए के करीब जो बताया जा रहा है कि सोनू सूद ने यह खर्च नहीं किया है, अपने अकाउंट में रखे हुए हैं। इसका मतलब इनका मंशा है चोरी करने का। वालेकुम सलाम भाई। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पिछले 4 महीनों का बैलेंस है वो। और आपको मैं ये भी बता दूं कि बहुत सारे एनजीओ हैं जो 10 साल से पेंडिंग में खरबों रुपया पड़ा हुआ है, जो नहीं खर्च हुआ है, अपने इस्तेमाल के लिए निकालते हैं, नहीं तो पड़ा रखते हैं अपने इस्तेमाल के लिए। यानी सालों से पड़ा हुआ है लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है उसको। किसी भी एनजीओ में जब पैसा आता है तो उसकी ऑडिट इसीलिए होती है कि ऐसा तो नहीं कि वो पैसा अपने इस्तेमाल में हो रहा है या उसको खर्च नहीं किया जाता है, रोका गया है, खर्च क्यों नहीं किया जा रहा है। वालेकुम अस्सलाम गुफरान भाई। सोचने की बात यह है कि सिर्फ 4 महीने में जो अमाउंट आया है उसका ऑडिट कैसे हो सकता है, उसका सर्वे कैसे हो सकता है। पैसा फेंकना नहीं है कि साहब आया और फेंक दिया, नहीं, जरूरतमंदों तक अगर पहुंचाना है तो 4 महीने से ज्यादा आपको लग ही जाने हैं। और किसी भी एनजीओ को इतनी जल्दी सर्वे होता नहीं। लेकिन सोनू सूद का इसलिए हुआ है क्योंकि प्लेन पे उसका फोटो आ गया था और हमारे माननीय मोदी जी का फोटो सिर्फ झोले पे था जो नालियों में बह रहा है। कई गांव में मैंने देखा कि वो झोले नाली में बह रहे हैं। जाहिर सी बात है, पन्नी और झोले पे और माचिस पे जब आपका फोटो छपेगा तो सड़कों पे पैरों के नीचे आएगा, नाली के नीचे जाएगा, गंदगी में जाएगा, हर तरह से जाएगा। वो आपका इश्यू है साहब, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं कौन सा छपवा रहा हूं है, वो आप जानो, आपका काम जाने। 5 हाथ का एक झोला छपवा करके 5 किलो अनाज देने वाले साहब, वो आप जानो, आपका कर्तव्य है, आप जाने वो। लेकिन देशवासियों, इतनी बात याद रखना कि देश में 2 नंबर का धंधा, 2 नंबर का बिजनेस बहुत तेजी के साथ फल फूल रहा है और इसे करने वाले और कोई नहीं बल्कि सरकार में बैठे मंत्री, नेता, सरकार के लोग, सरकार के वो जो चमचे हैं जो प्राइवेट खरीद रहे हैं सब कुछ, रेलवे स्टेशन से लेकर के, बस स्टेशन से लेकर के आपके एयरपोर्ट तक, उसके बंदरगाह तक, ये सब कुछ खरीद रहे हैं। वो सब 2 नंबर का धंधा करेंगे साहब और करते रहेंगे। और मोदी जी, आप अपना फोटो झोले पे छपवाते रहिएगा। देश बुरे हालातों में है, ये सबको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बहुत सालों से बता रहा हूं। वालेकुम सलाम यूसुफ भाई। लेकिन शायद आप लोगों के समझ नहीं आया, मेरी आईडीज बंद हो गई, पेज बंद कर दिए गए, चैनल बंद कर दिया गया, इंस्टाग्राम बंद कर वगैरह वगैरह, व्हाट्सएप पे भी कई बार दिक्कतें आती, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन उसके बावजूद मैं नई आईडी बना करके आपसे बोलने आता हूं, न जाने क्यों। आखिर 2011 से मैं जो समझाते आया हूं, 2011 से जो मैं कहते आया हूं, और मैंने एक बात और कही थी, आपको याद होगा, कि मरता भारत का भय। वालेकुम सलाम भाई। तो मरता भारत का भय जो मैंने कहा था वो तो आपको लॉकडाउन में दिख गया होगा, और नहीं दिखा होगा तो आगे और दिख जाएगा। अब डिपेंड करता है आप लोगों पर कि आप लोग कितना सीरियस लेते हैं मेरी वीडियो को, कितना सुनते हैं, कितना आगे बढ़ाते हैं, कितने लोगों तक बताते हैं, लोगों तक समझाते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, वीडियो पहुंचाना ना पहुंचाना ये आपका काम है। आपके अच्छाइयों को आपके सामने रखना, सरकार ऐसा क्या काम करे जो आपके हित में हो ये बताना, आप ऐसा कौन सा काम करें जो आपके बच्चों के हित में हो ये बताना, मैं अपना फर्ज समझता हूं और मैं ये बताता रहूंगा। आज के बाद तकरीबन डेली, मैं ये नहीं कहूंगा कि डेली, लेकिन तकरीबन डेली मैं एक वीडियो, चाहे छोटी ही सही, 5 मिनट की, 10 मिनट की सही, आपके बच्चों के भविष्य के लिए डाल के जाऊंगा। शर्त यह है कि आप उसे सुन करके अमल करना। जब अमल करोगे तभी आपके बच्चों का भविष्य बेहतर होगा। मैंने बहुत पहले कहा था, क्या क्या बताऊं कि पहले कहा था, सब कुछ तो कह चुका हूं क्योंकि तकरीबन 4,500 के आसपास मेरी वीडियोस थी, तो सब कुछ तो कह चुका हूं। लेकिन रिपीट कर देता हूं, मैंने कहा था कि आपके गांव का प्रधान अगर चाहे तो आपके बच्चों का भविष्य बना सकता है। आपके गांव का प्रधान अगर चाहे तो आपके बच्चों का भविष्य बना सकता है। प्रधानमंत्री की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। फिर
बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट में एक बदौसराय गांव है। वहां एक निसार मेहदी करके एक नौजवान है, एक युवा है, एक युवा है। उसका नाम निसार मेहदी जैदी है। किसान यूनियन के मंडल अध्यक्ष या उपाध्यक्ष ऐसे कुछ पद पे अभी तक मौजूद थे। पिछला चुनाव प्रधानी के लड़े थे, हार गए थे। उसके बाद 5 साल लगातार जनता की सेवा करते रहे। हारने के बाद आखिरकार इस बार फिर से चुनाव लड़े और जीत गए। और जीतने से पहले वादे किए थे। मैं सबको बता देना चाहता हूं, सबके गांव में प्रधान है इसलिए बता देना चाहता हूं। जीतने से पहले वादे किए थे कि आपके बच्चों के भविष्य की जिम्मेदारी हमारी होगी। आपके बच्चों की भविष्य की जिम्मेदारी हमारी होगी। टाट पट्टी पे आपके बच्चे बैठ करके, प्लास्टिक की बोरी पे आपके बच्चे बैठ करके नहीं पढ़ेंगे, बल्कि एक अच्छे जैसे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं बच्चे, आपके वैसे पढ़ेंगे। और वही किया निसार मेहदी ने। जीतने के बाद सबसे पहला काम किया है शिक्षा के स्तर को बेहतरीन करने के लिए। उस स्कूल को, जो सरकारी स्कूल जो कोई पूछता नहीं था, उस स्कूल की डेंट पेंट, उस स्कूल में कुर्सी मेज, आपके बच्चों के लिए बेंच, स्कूल के लिए किताबें, ड्रेस। हद तो यह है कि शिक्षा विभाग के अधिकारियों से मिलकर के उस स्कूल के लिए 2 एक्स्ट्रा टीचर्स की भी मांग कर लिया है। जी हां, ये मैं सिर्फ एक गांव की बात बता रहा हूं। यानी केजरीवाल मॉडल जो था, मनीष सिसोदिया मॉडल जो था दिल्ली का, उसे निसार मेहदी ने खूब समझा और खूब जाना है। और आपके बदौसराय के वासियों, मुबारकबाद देता हूं तुमको। तुमने इस नौजवान को प्रधानी दे करके अपने बच्चों के भविष्य को बना लिया है। समझ रहे हैं? आपके सलाम का जवाब देना अलग बात है कि साहब आपने जो प्रधान चुना है वो सलाम का जवाब देता है, तो आप सर बहुत अच्छा हो गया साहब, हमारा प्रधान हमारे सलाम का जवाब देता है। अरे हम जितनी बार सलाम किए हैं जवाब देता है, बहुत अच्छा प्रधान है। ये अलग बात है। लेकिन आपके बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना अलग बात है। आपके सलाम का जवाब दे या ना दे, वो जाने, ऊपर जवाब देगा। आपके नमस्ते का बदले वो सलाम कहता है या नमस्ते कहता है, ये फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपको। आपके गांव का प्रधान जय श्री राम कहता है या सलाम कहता है, इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपको। आपको फर्क इससे पड़ना चाहिए कि आपके गांव का जो प्रधान है वो आपके बच्चों के भविष्य के बारे में कितना सजग है, कितना सतर्क है। बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं मैं निसार मेहदी जैदी को। शुक्रिया अदा करता हूं निसार मेहदी जैदी का कि आपने जो मुहिम शुरू की है काबिले तारीफ है। युवाओं के लिए, जो कम से कम युवा राजनीति में, पॉलिटिक्स में आ रहे हैं या प्रधानी में आ रहे हैं या किसी भी चुनाव में आ रहे हैं या कोई जिम्मेदारी ले रहे हैं, किसी पद पर बैठ रहे हैं, उनके लिए आप एक मॉडल हो। लोगों को सीखना चाहिए आपसे, लोगों को समझना चाहिए आपसे, लोगों को वार्ता करनी चाहिए आपसे। बहुत ही बेहतरीन कार्य निसार मेहदी जैदी द्वारा बदौसराय के एक गांव में कराया जा रहा है। मैं इसलिए तारीफ नहीं कर रहा हूं कि मेरे डिस्ट्रिक्ट का मामला है, बल्कि इसलिए तारीफ कर रहा हूं, मैंने शेयर किया है फोटो, वीडियो मैंने शेयर किया है। आप देखिए, जो केजरीवाल के स्कूल में पाया जाएगा, एसी छोड़ दीजिए, खैर ये गांव है, अभी एसी नहीं मौजूद है यहां पर, बाकी जो शिक्षा केजरीवाल के स्कूल में दिल्ली में पाई जाती है वो बदौसराय में दिलाने की कोशिश निसार मेहदी ने की है, शुरुआती दौर में कर दी है। पंजाब में दलित सीएम चुनते ही कांग्रेस के सारे पाप धुल गए, जैसे बीजेपी में गुंडे आकर पवित्र पापी बन जाते हैं। हमारे देश की विडंबना है बिट्टू भाई, हमारे देश की विडंबना है ये कि हमारे देश में जब भी किसी भी धर्म, किसी भी जाति का एक मुख्यमंत्री बन जाता है तो फिर ये होता है कि साहब अरे वाह क्या कारनामा कर दिया, गजब कर दिया। अरे ये तो कहिए कोई मुसलमान उप मुख्यमंत्री नहीं बन गया है, वरना आफत हो जाती। बहरहाल सारी बातें खत्म हो जाती हैं इसके बाद कि जाति धर्म जो है हमारे यहां ये चरम सीमा पे है, ये चरम सीमा पे है। मैं जानना चाहता हूं कि दलित बना दें मुख्यमंत्री या ठाकुर बना दें या पंडित बना दें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल बिट्टू भाई, मैंने वीडियो शेयर किया है, देखिएगा, बेहतरीन काम है निसार भाई का, वो
मुबारकबाद देनी चाहिए ऐसे लोगों को, हौसला अफजाई करनी चाहिए ऐसे लोगों की। बहरहाल, दलित बना दे, ठाकुर बना दे, पंडित बना दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या पंजाब के एजुकेशन सिस्टम सुधर जाएगा, या पंजाब में जो मैं सुनता हूं, भाई मैं जानता नहीं हूं, पंजाब के लोग बताएंगे कि वहां नशे का ज्यादा कारोबार होता है या युवा जो है वो नशे की तरफ ज्यादा भागता है, ऐसा मैंने सुना है। और ये उड़ता पंजाब करके कोई फिल्म आई थी, उसके बाद ये मामला जो है ज्यादा तूल पकड़ा था, तभी मैंने सुना था कि ऐसा मसला है। तो क्या इसमें विराम लगेगा? क्या युवा नशे से बचेगा? क्या कांग्रेस ने या किसी भी राजनीतिक पार्टी ने कोई ऐसा वादा किया है और निभाने की क्षमता रखती है? क्या ये नए मुख्यमंत्री शिक्षा पर कार्य करेंगे, स्वास्थ्य पर काम करेंगे? क्या ये भविष्य बनाने के लिए काम करेंगे या फिर अपना वोट बनाने के लिए काम करेंगे? पंजाब में दलित मुख्यमंत्री बना करके जो कार्ड खेला है, जो दलित कार्ड खेला है पंजाब में, या यूं कहा जाए कि भारत के तकरीबन 5-6 स्टेटों के लिए, इससे कांग्रेस को तो फायदा हो सकता है, लेकिन इससे किसी तरीके का कोई फायदा किसी दलित को भी नहीं होगा। मैं बता देता हूं, किसी भी दलित का भी कोई फायदा नहीं होने वाला है, यह बात आप याद रखिएगा। तो मेरे भाइयों, मुख्यमंत्री किस जाति का है और किस धर्म का है, यह देखने से पहले यह देखिएगा कि उसकी सोच क्या है। यूपी के लोगों, भैया हम बता देना चाहता हूं कि यूपी पूरे भारत में सबसे घटिया प्रदेश है, सबसे घटिया। हमारा शिक्षा का स्तर न्यूनतम है, हम क्राइम में आसमान छू रहे हैं, हम रोजगार में जमीन में घुस रहे हैं, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार में यूपी टॉप पे पहुंच गया है। चलिए किसी माता को पूज के आते हैं। अच्छा, रक्षाबंधन आई है, चलिए राखी बंधवाते हैं। मैं सबके लिए कह रहा हूं, मैं सिर्फ हिंदू भाइयों के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं सबके लिए कह रहा हूं। रक्षाबंधन आते ही मुसलमान भी अपने हाथों पे राखी बंधवा करके फोटो पोस्ट करता है कि देखो भाईचारे की एकता की, देखो मिसाल हमारे हाथों में हमारे हिंदू बहन ने राखी बांधी है। आपके हाथों, मुसलमानों से मैं कहना चाहता हूं कि आपके हाथों में एक हिंदू बहन ने या एक मुसलमान बहन ने, एक बहन ने आपके हाथों पे राखी बांध दी है। अब आप ये बताओ कि क्या आप दूसरी बहनों को गंदी निगाह से देखना बंद कर दोगे? ये बता दो मुझे। अगर बंद कर दोगे तब तो फायदा है इस राखी का, इस रक्षाबंधन का, वरना कोई फायदा नहीं है। ये एक धागा है, 2 रुपए का एक धागा है जो लपेट दिया गया है और कुछ नहीं। और यही हिंदू भाइयों, आपसे भी कहता हूं, आपकी बहन दूर से चली आती है राखी बांधने, अब आप अपने हाथ पे कलाई पे राखी बांधते हो, वो कलाई पे राखी बंधे हुए ही, यानी 1 महीना 2 महीना तो राखी बंधी रहती है, 2-4 दिन तो बंधी रहती होगी। उस राखी के बंधे होने के साथ ही आप दूसरी बहन बेटी को गंदी निगाह से देखते हो, उसको परेशान करते हो, उसको छेड़ते हो, और हद तो यह है कि न जाने क्या क्या हो जाता है, क्योंकि 100+ तो बलात्कार डेली हो रहे हैं, तो सभी लोग हैं उसमें। तो उसमें बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनके हाथों पे कलाई पे राखी बंधी हुई है। शर्म आती है इन पॉइंट्स पे बात करते हुए, याद रखना, शर्म आती है। आपकी जरूरियात पे मुझे बात करने में शर्म आती है। आपकी हकीकी जो प्रॉब्लम्स हैं, मुसीबतें हैं, दिक्कतें हैं, उन पे बात करते हुए शर्म आती है। और यह बात भी है कि उनको सुनना भी कोई नहीं चाहता, यह बात भी है कि उन्हें कोई सुनना भी नहीं चाहता है। बिट्टू भाई गवाह हैं, जब से मुझे जानते होंगे, जब से मुझे जानते होंगे, तब से बहुत सारी ऐसी बातें हुई होंगी जो बिट्टू भाई ने भी सोचा होगा कि ये पॉइंट्स की बात है, मगर कोई सुनना नहीं चाहता है। आईडी बंद हो जाएगी, चैनल बंद हो जाएंगे, सब कुछ बंद कर दिए जाएंगे मेरे। क्यों? क्योंकि हम आपकी हकीकी जिंदगी पर बात करते हैं, हम आपकी हकीकी जिंदगी पर बात। अगर आ करके हम भी अभी मां बहन कर रहे होते, एक से एक सोशल एक्टिविस्ट पड़े हुए हैं साहब, मैंने देखा था। मैं बीच में बड़ा हार सा गया था, मैं जो है बीच में बड़ा हार सा गया था ये देख करके कि सोशल मीडिया पर एक दौर चल गया है गालियों का, एक दौर चल गया है
एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए न जाने क्या क्या करने का। यानी मैं आया हूं यहां पर और मैं किसी एक पॉलिटिशियन को पकड़ लूं और गालियां देने लग जाऊं, या मैं किसी एक आकर के कोई यहां एक कमेंट्स कर दे, उसके बाद मैं उसकी मां बहन करने लग जाऊं, या मैं आऊं किसी एक स्टेट में और उसके बाद एक फोटो एक वीडियो डाल दूं और कह दूं कि हाँ मैं तेरे स्टेट में आया हूं और ये तुम लोग भक्तों ये क्या उखाड़ लोगे और ऐसा कर लोगे और वैसा कर लोगे और यूं हूं वो। नहीं साहब, उन सोशल एक्टिविस्टों से कहता हूं कि साहब ये करने से हमारे समाज का भला नहीं होने वाला है। और हम अपने समाज से भी कहते हैं कि आप उनको सुनते हो, उनको शेयर करते हो, उनको फॉलो करते हो, उनका समर्थन करते हो, उनका साथ देते हो जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, है ना। मुझे बताओ, एक सोशल एक्टिविस्ट अपने जहन में रख लो, याद रखना मैं नाम नहीं लूंगा किसी, एक सोशल एक्टिविस्ट अपने जहन में रख लो और ये बताओ कि तुम्हारे भविष्य के लिए बेहतरीन राय, बेहतरीन मशवरा, बेहतरीन बात किसने बताई है। ये याद रखना। ये तो कोई भी कर सकता है कि आके बैठा उसके बाद कहेगे मोदी जी आए हैं हम दिल्ली, क्या कर लोगे मेरा, आए हैं हम। ये हम कर सकते हैं, समझ रहे हैं ना। पंजाब आ जाएं हम और अभी आकर के वहां कहें जो एक मुख्यमंत्री बने हैं कि आए हो नए नए मुख्यमंत्री बन के, हम आए हैं पंजाब, हैं तुम बहुत बड़े महाचोर हो, बहुत बड़े वाले चोर हो तुम, आया हूं पंजाब, क्या कर लोगे मेरा, हिम्मत है तुम्हारी, मैं मर्द हूं आया हूं, क्या कर लोगे। ये करने से समाज का भला नहीं होगा, बल्कि ये करने से होगा कि मैं अपनी जनता को जागरूक करूं, मैं अपनी जनता को जागरूक करूं ये कह करके कि मुख्यमंत्री किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, उसे ये कहना, ये देखना, ये समझना कि हमारे बच्चों के भविष्य के बारे में ये कितना सजग है, कितना सतर्क है, करना क्या चाहता है। शुक्रिया बिट्टू भाई, बहुत मोहब्बत आपकी। ये देखना इंपॉर्टेंट है। इसलिए कहता हूं मेरे भाइयों, आपकी जिंदगी तो गुजर गई, रो के सही किसी भी तरीके से, और सुधार अब शुरू होगा। अगर अब शुरू हो जाए सुधार, तो आपकी जिंदगी खत्म होते होते सुधार हो पाएगा। तो कम से कम सुधार शुरू कर दो ताकि आपके बच्चों का भविष्य बेहतर बन सके। अपना तो बन नहीं सकता अब, तो अपने बच्चों के लिए शुरू कर दो। यूपी के तमाम गांव के लोगों से मैं कहता हूं, तमाम गांव के लोगों से, तमाम किसान से, तमाम गरीब से मैं कहता हूं, और भाई आप लोगों से कहता हूं कि शेयर कर दीजिएगा, गांव के लोगों तक ये वीडियो पहुंचा दीजिएगा, गांव के लोगों तक पहुंचा दीजिएगा। बाकी शहर को लोग अपने मर्जी से जैसे जिए वो जिए, कोई मुश्किल की बात नहीं है, लेकिन गांव के लोगों तक ये वीडियो पहुंचा दीजिएगा। अब जो कहने जा रहा हूं, तमाम गरीब से, तमाम किसान से मैं कहना चाहता हूं कि भैया अपने अपने प्रधान के पास जाओ और ये कहो कि साहेब मालिक, हमका 5 किलो अनाज दिहो चाहे ना दिहो, हमका राशन कार्ड दिहो चाहे ना दिहो, मगर तनी इतना कर दो कि हमारे जो गांव का स्कूल है उसका तनी ठीक करवा दो, और तनी शिक्षा विभाग के अधिकारी से मिलके तनी हमारे जो मास्टर हैं जो 50,000 सैलरी ले रहे हैं और एक कुर्सी पर बैठ के मेज पर पैर धरत हैं, इनसे कहो तनी हमारे बच्चन को पढ़ाए दिए। ये जरूर कर लेना मेरे भाइयों, वरना तुम्हारे बच्चे स्कूल जाएंगे और आएंगे, वहां अगर कुछ सीखेंगे तो सिर्फ झाड़ू लगाना, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं सीख पाएंगे। सच कहूं तो भाई अब सुधार होने की गुंजाइश नजर नहीं आती। लोगों को जितना ब्रेन वॉश हो चुका है इनकी तबाही के लिए काफी। बेशक मैं एग्री करता हूं बिट्टू भाई, बस एक कोशिश है जो बार बार जमीर जगाता है, जमीर कहता है कि नहीं एक कोशिश और, एक कोशिश और, ये करने की कोशिश करता हूं बस। शुक्रिया मुसाफिर हयात। तो भैया अपन अपन प्रधान के पास जाओ और कहो उनसे कि प्रधान जी, ये जो मास्टर बैठे कुर्सियां पर बैठे हैं और दूसरे कुर्सियां पैरा धरे हैं, इनसे कह दो हमारे बच्चों को पढ़ावें। और जब गुजरा करो उस स्कूल के रास्ते से तो जरा खड़े होकर देखा करो कि स्कूल के बच्चे क्या कर रहे हैं, मास्टर क्या कर रहे हैं। और मास्टर जी आपसे भी विनती है, आपसे विनती है, बहुत सारे अध्यापक गण हैं हमारे नॉलेज में जो देखते हैं हमारी वीडियो, जो हमसे संपर्क में हैं, हमारी जानकारी में हैं, हमारी वीडियो देखते हैं, बहुत सारे मास्टर हैं, बहुत सारे ऐसे हैं। प्लीज अध्यापक महोदय, इतनी रिक्वेस्ट मेरी मान लीजिए, इतनी प्रार्थना है आपसे कि आपका यह आना और लेट जाना और चले जाना किसी बच्चों का भविष्य नहीं बर्बाद कर रहा है, बल्कि ये भारत का भविष्य बर्बाद कर रहा है।
आपको पता है कितने परिवार बर्बाद कर रहे हो आप? अगर आपके स्कूल में 100 बच्चे हैं ना, तो आप 100 परिवार बर्बाद कर रहे हो। आप वो पूरा गांव बर्बाद कर रहे हो, पता है आपको? आप पूरा गांव बर्बाद कर रहे हो। वो गांव आपके शिक्षा की वजह से, आपकी दी हुई शिक्षा की वजह से वो गांव पीछे रह जाता है। अगर आप बेहतरीन शिक्षा देते, आज अगर आपने सही सोचा होता किसी गांव के लिए, तो वो गांव बहुत आगे निकल गया होता। लेकिन आपने भी इस पर कोई जोर नहीं दिया है, सिवाय आना और जाना। सैलरी तो आपको मिल रही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको तो मिलनी है, अटेंडेंस होनी चाहिए, आपकी बात खत्म। लेकिन अध्यापक महोदय, इतनी बात मान लीजिए, आपके बच्चे भी स्कूल जाते होंगे, आपके वो अलग बात है, प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, बेहतरीन एजुकेशन ले रहे हैं। लेकिन ये गरीब जो किसान के बच्चे आ रहे हैं, मजदूर के बच्चे आ रहे हैं ना, इनके पास पैसा नहीं है कि ये प्राइवेट स्कूलों में पढ़ें। इनके पास पैसा नहीं है। ये आपके पास इसलिए आते हैं कि आप इनके अध्यापक हैं, गुरु हैं, आप इनके कुछ सिखाएंगे बच्चों को, बैठने का, खाने का। अब तो खाने का भी कह सकते हैं, क्योंकि खाना भी चलता है। बैठने का, खाने का, बोलने का, दुनिया में रहने का, इस देश को आगे बढ़ाने का, अपने परिवार को रोजी रोटी से लगाने का, सब कुछ तरीका आप ही सिखा सकते हो। मान्यवर, जैसा चाहो वैसा करो, कोशिश तो जारी रहनी चाहिए। मैं भी ये बिल्कुल बिट्टू भाई। बहरहाल ये सारी बातें हैं। धन्यवाद बाकी आपका, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आपका सबका। हम भी विदा लेते हैं, और नेक्स्ट टाइम भी इस वीडियो की बेस पे ही आगे वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो के बेस पे देख करके मीन्स ये कि पहले देखूंगा कि क्या सच में आपने वीडियो सुनी है, सच में क्या किसी तक वीडियो पहुंची है। अगर हाँ है तो नेक्स्ट टाइम फिर और बनाऊंगा, और नहीं है तो मर्जी आपकी। हमारे पास भी भाई, हम तो अभी फिलहाल तो कम से कम ये कह सकते हैं कि रोजगार है हमारे पास। तो ये भी आप नहीं कह सकते हैं कि बेरोजगार है, कभी वीडियो बना देता है। ठीक है, बाकी तो धन्यवाद है। चलिए।